हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, ये मेरा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का रिवीजन सीरीज चल रही है। इसके पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड कर रखा है। ये इसका पार्ट 2 है। और इसके अलावा मैंने ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की एमसीक्यू सीरीज़ भी लाई हूँ। ऑलरेडी वो भी चैनल पे अपलोड कर रखा है। आपने अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ आप देख लीजिए। इसके अलावा आपको पॉलिटिकल साइंस के सब यूनिट की काफ़ी सारी क्लासेस आपको इस चैनल पे मिल जाएंगी, जैसे कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल थ्योरी, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स, जो वो सारे मैंने यूजीसी नेट के सिलेबस के हिसाब से कंप्लीट करा रखा है। और इसके अलावा 1000 क्वेश्चन सीरीज है, जो यूजीसी ने के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की श्रृंखला है। आगामी आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, अगर सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है तो ये चैनल आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। अगर आप पहली बार चैनल पे आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर पसंद आए तो, और अपने फ्रेंड में शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, तो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। इसका पार्ट 1 जरूर देखिएगा, पार्ट 2 देखने से पहले आप इसका पार्ट 1 भी देख लीजिएगा। तो देखो, लोक प्रशासन में पिछली बार मैंने सारा जो 5 जो स्टेजेस हैं लोक प्रशासन के विकास के, वो मैंने बताया था, और इसके अर्थ और क्या कब स्टार्ट हुआ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। आज हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे भारत में लोक प्रशासन का अध्ययन। तो भारत में लोक प्रशासन का अध्ययन कब से स्टार्ट हुआ? तो वर्ष 1930 में लखनऊ विश्वविद्यालय में लोक प्रशासन का प्रश्न पत्र जुड़ा हुआ है। 1937 में मद्रास विश्वविद्यालय में विश्व लोक प्रशासन पर एक डिप्लोमा पाठ्यक्रम शुरू किया गया था। तो सबसे पहले लखनऊ विश्वविद्यालय, उसके बाद मद्रास विश्वविद्यालय, फिर 49-50 में नागपुर विश्वविद्यालय लोक प्रशासन के स्थानीय सरकार ये विभाग की स्थापना हुई। स्थानीय रूप से सरकार मतलब जो विभाग का स्थापना होता वो नागपुर में हुआ था 1949-50 में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यह भारत में प्रशासकीय शोध कार्य का केंद्र है तथा इंडियन जर्नल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के जरिए ज्ञान फैलाता है। आगे है अभी मतलब यहाँ इंडिया के बारे में था, इंडिया में कब लोक प्रशासन स्टार्ट हुआ। अब आगे है कि लोक प्रशासन के अध्ययन के कौन कौन से उपागम है। तो देखो, सबसे पहले दार्शनिक उपागम है, फिर ऐतिहासिक दार्शनिक उपागम हो गया, फिर कानूनी उपागम हो गया, फिर ऐतिहासिक उपागम हो गया, केस पद्धति हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले एक एक को देखते। देखो, यह सबसे व्यापक और पुराना दार्शनिक है, तो सबसे पुराना दृष्टिकोण है। यह प्रशासनिक गतिविधियों के सभी पहलुओं पर विचार करता है। यह मानक दृष्टिकोण पर आधारित है और क्या होना चाहिए इस पर केंद्रित है। इसका उद्देश्य प्रशासनिक गतिविधियों के आधारभूत आदर्शों एवं सिद्धांतों को प्रतिपादित करना है। प्लेटो का द रिपब्लिक, हॉब्स का लेवियाथन, महाभारत का शांति पर, स्वामी विवेकानंद और पीटर सेल्फ इस दृष्टिकोण की वकालत करते हैं। आगे है कानूनी उपागम। यह दृष्टिकोण यूरोप के फ्रांस, बेल्जियम और जर्मनी के महाद्वीपीय देशों में सबसे अधिक लोकप्रिय रहा। ब्रिटेन और अमेरिका में भी इसके समर्थक हैं। अमेरिका में फ्रैंक जे गुडनाउ, जिन्हें अमेरिकन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का फादर बोला जाता है, इस दृष्टिकोण के समर्थक थे। लोक प्रशासन का अध्ययन कानून के एक हिस्से के रूप में करता है। असंवैधानिक कानूनी ढांचे, संगठन, शक्तियों, कार्यों और लोक अधिकारियों की सीमा पर बल देता है। इसीलिए इसे न्यायिक और न्यायवादी दृष्टिकोण के रूप में भी जाना जाता है। यह सबसे पुराना व्यवस्थित रूप से निर्धारित दृष्टिकोण है। यह मुक्त व्यापार के युग में अस्तित्व में आया जब राज्य की भूमिका सीमित और सरल थी। ऐतिहासिक उपागम। तो यह ऐतिहासिक उपागम यह भूतकाल में हुए ऐतिहासिक परिवर्तनों और वर्तमान में पड़ने वाले इसके प्रभाव के जरिए लोक प्रशासन का अध्ययन करता है। यह प्रशासनिक एजेंसियों से संबंधित सूचनाओं को कालक्रम में संगठित और व्याख्यात करता है। एल.डी. व्हाइट ने अमेरिका संघीय प्रशासन का इसके निर्माणात्मक काल में अपने 4 शानदार ऐतिहासिक अध्ययनों के जरिए वर्णन किया है, जिनका नाम दी फेडरलिस्ट 1948, द जेफरसनियस और द जैक्सनियस और द रिपब्लिकन्स एरा। कौटिल्य का अर्थशास्त्र मुगल प्रशासन और विशेष प्रशासन के विभिन्न अध्ययन भारतीय पुरानी प्रशासनिक व्यवस्था की एक झलक देते हैं। यह दृष्टिकोण प्रशासन के जीवनी संबंधी दृष्टिकोण से निकटता रूप से जुड़ा हुआ है। अब केस पद्धति क्या है? तो इसका संबंध उन घटनाओं के विस्तृत वर्णन से है जो प्रशासन के निर्णय निर्माण में मुख्य भूमिका निभाते हैं, उस ओर जाते हैं। ड्वाइट वाल्डो इसके प्रमुख समर्थक है। यह प्रशासकीय वास्तविकताओं को पुनर्निर्मित करने का प्रयास करता है और लोक प्रशासन के विद्यार्थियों को उनसे परिचित कराता है। यह वर्ष 1930 के दशक में अमेरिकी में लोकप्रिय हुआ।
1952 में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन के नाम के बीच केस अध्ययन हेराल्ड स्टीन ने संपादन में प्रकाशित हुए। भारत में भी भारतीय प्रशासनिक लोक प्रशासन संस्था नई दिल्ली और राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी मसूरी में है। देखो, भारतीय लोक प्रशासन संस्था नई दिल्ली में और राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी मसूरी में है। केस अध्ययन प्रकाशित किए गए हैं। ड्वाइट बाल्डो के अनुसार केस पद्धति लोक प्रशासन के अध्ययन और अध्यापन का एक अस्थायी अंग होने जा रहा है। और उपयुक्त के अलावा लोक प्रशासन के अध्ययन के कई अन्य दृष्टिकोण। अब ये हमने 4 दिखा, इसके अलावा क्या क्या दृष्टिकोण है? संरचनात्मक उपागम है, मानव संबंध है, व्यवहारिक संबंध है, तुलनात्मक उपागम है, पर्यावरणीय उपागम है, विकास उपागम है, लोक चयन उपागम है। ठीक है। तथ्य मूल दृष्टिकोण से लोक प्रशासन के अध्ययन के इन विभिन्न उपागमों को 2 विभागों में विभाजित किया जा सकता है, एक अनुभविक उपागम, एक मानक उपागम। तो अनुभविक उपागम क्या है? जो इस बात पर केंद्रित है कि लोक प्रशासन क्या है, अर्थात ये वास्तविक प्रशासनिक स्थिति के बारे में सुझाव देते हैं। और मानक उपागम जो इस बात पर केंद्रित होते हैं कि लोक प्रशासन को क्या होना चाहिए, अर्थात ये आदर्श प्रशासनिक स्थितियों के बारे में सुझाव देते हैं। आगे है अभिप्रेरणा का सामाजिक और मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, सोशल एंड साइकोलॉजिकल थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन। तो सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक सिद्धांत के प्रमुख प्रतिपादक डगलस मैकग्रेगर और अब्राहम मास्लो हैं। यह सिद्धांत संगठन के मानवीय पक्ष में अपना ध्यान केंद्रित करता है। व्यक्ति तथा संगठन के प्रति उसके योगदान में विश्वास इस पद्धति का केंद्र है। मैस्लो ने 1943 में प्रकाशित अपने लेख मानव अभिप्रेरणा एक सिद्धांत ह्यूमन मोटिवेशंस थ्योरी में अभिप्रेरणा के सिद्धांत की रूपरेखा प्रस्तुत की। मैस्लो ने संगठन तथा व्यक्तियों के बीच संबंधों का मानव आवश्यकताओं की दृष्टि से विश्लेषण किया। मैस्लो ने के अनुसार व्यक्ति अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए संगठन के सदस्य बनते हैं और उनकी आवश्यकता शारीरिक सुख, सुरक्षा, सामाजिक प्रतिष्ठा, आदर एवं स्वयं सिद्धि है। तो इसका ऐसे बनता है, नहीं, ठीक है, आत्म सिद्धि होता है। ये क्या होता है? ये इनका जो है आवश्यकता की पूर्ति, आवश्यकता, नीड ऑफ हेरारकी। आगे है शारीरिक एवं सुरक्षा की आवश्यकता, सोपान क्रम के निचले स्तर की आवश्यकता है। स्वयं सिद्धि आवश्यकता सर्वोच्च स्तर पर। देखो ये जो है ये सबसे कम लोगों के, सबसे ज़्यादा देखो सबसे पहले शारीरिक होगा। ऐसे ये ट्रायंगल बना के देखो, तो पिरामिड बनाओ तो सबसे नीचे हो जाएगा आपको शारीरिक सुरक्षा, नहीं शारीरिक आवश्यकता, फिर सुरक्षा, जैसे भोजन सबसे पहला, फिर सुरक्षा, फिर तीसरे स्थान पे आएगा प्रतिष्ठा, सामाजिक प्रतिष्ठा, फिर आदर संबंधी, और सबसे लास्ट में आएगा स्वयं सिद्धि। फिर है सामाजिक आदर संबंधी आवश्यकता, इनके बीच में या सोपान क्रम के मध्य स्तर पर आती है। मैस्लो का विश्वास था कि नीचे की आवश्यकताओं को पूरा किए बिना व्यक्ति को अभिप्रेरित नहीं किया जा सकता। मैस्लो के अनुसार प्रत्येक आवश्यकता एक समय पर एक व्यक्ति के लिए लक्ष्य होती है। जब व्यक्ति अपनी एक आवश्यकता पूरी कर लेता है तभी वह उनके ऊपर के क्रम में आवश्यकता की ओर चलता है। यह प्रक्रिया मानव जीवन में प्रतिदिन चलती रहती है। ठीक है, आगे है सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक सिद्धांत के दूसरे प्रतिपादक के तौर पर मैकग्रेगर, इनका यही आता है। एक्स वाई का सिद्धांत किसने दिया? मैकग्रेगर ने दिया था। इन्होंने मानवीय स्वभाव के संबंध में 2 सिद्धांत दिया था। एक एक्स सिद्धांत, इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक आदमी काम के प्रति स्वाभाविक अरुचि रखता है तथा जहां तक संभव हो उससे बचने का प्रयास करता है। दूसरा होता है इसके अधिकतर व्यक्ति को बाध्य करने और नियंत्रित करने और निर्देशित करने तथा दंड की धमकी देने की आवश्यकता है। एक्स सिद्धांत मनुष्यों को सुस्त, कोई आकांक्षा न रखने वाला, परिवर्तन विरोधी और झूठा मानता है। ऐसी स्थिति में प्रबंधक कठोर तथा स्थिर नीति आदि अपना सकता है।
वाई सिद्धांत, यह सिद्धांत मनुष्य और प्रबंध के बीच एक नई दृष्टि प्रदान करता है। इसमें मैग्रेगर निर्देशन तथा नियंत्रण के स्थान पर समन्वय की स्थापना करता है। मैग्रेगर के अनुसार समन्वय का अर्थ ऐसी स्थितियों का निर्माण करने से है जिसमें संगठन के सदस्य अपने उद्देश्यों की सफलता के लिए अपने प्रयासों को लगाकर सर्वाधिक अच्छे रूप में प्राप्त कर सकते हैं। वाई सिद्धांत एक ऐसे संगठन को बनाए रखने के महत्व पर बल देता है जिसमें लोग आत्मविश्वास तथा अभिप्रेरित अनुभव करें। अगला है व्यवस्था उपागम। व्यवस्था तो ये है, व्यवस्था सिस्टम शब्द का सबसे पहले प्रयोग जीव विज्ञान के लुडविन वॉन वर्टनलॉन्फी ने किया था। सामाजिक विज्ञान में सबसे पहले टल्कर पार्सन में किया था। देखो, जीव विज्ञान में सबसे पहले लुडविक ने किया था और सामाजिक विज्ञान में सबसे पहले व्यवस्था शब्द का यूज टालकल पार्सन ने किया था। लोक प्रशासन में इस सिद्धांत की व्याख्या साइमन चेस्टर बर्नार्ड सी वेस्ट चर्चमैन ने की थी। इस उपागम के अनुसार इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान, समाजशास्त्र सभी एक व्यापक सामाजिक व्यवस्था के अंग हैं, जैसे शरीर व्यवस्था तथा उसके अंग हैं। अंतर अनुशासनिक पद्धति इंटरडिसिप्लिनरी मेथड का प्रयोग व्यवस्था सिद्धांत में किया जाता है। साइमन ने संगठन की संपूर्ण व्यवस्था को एक उपव्यवस्था माना तथा उन्हें समस्याओं के समाधान को तर्क संगत माना। संगठन व्यक्तियों की एक ऐसी व्यवस्था है जो चयन करती है और आवश्यकता एवं वातावरण के साथ प्रतिक्रिया करती है। आगे है, टालकर पार्सन ने व्यवस्था को उस अवधारणा के रूप में परिभाषित किया जो संबंध को बोधगम्य नियमितताओं को समेटने वाले अंगों और संगठनों और प्रक्रियाओं के बीच अंतर निर्भरताओं के जटिल समूह के साथ साथ अन्य जटिल समूह और उसके परिवेश की ओर भी संकेत करते हैं। व्यवस्था की अवधारणा के अध्ययन में व्यवस्था के अंगों तथा अंगों के बीच संबंधों, व्यवस्था और उसके परिवेश के बीच संबंधों का अध्ययन शामिल है। किसी भी व्यवस्था के 5 मूल अंग होते हैं: आगत, प्रक्रिया, निर्गत, फीडबैक और परिवेश। तो व्यवस्था के क्या 5 मूल कौन कौन से अंग थे? आगत होगा, फिर प्रतिक्रिया होगा, ठीक है, फिर निर्गत होगा, आउटकम, फिर फीडबैक मिलेगा, फिर परिवेश। ठीक, खुली व्यवस्था पारगम्य सीमाओं वाली होती है और परिवेश के साथ लगातार संबंध बनाए रखती है। बंद व्यवस्थाओं की सीमा अपारगम्य होती है और वे अपनी परिवेश के साथ घुलती मिलती नहीं है। आगे, खुली व्यवस्था अधिक आंतरिक विभेदीकरण, विशिष्टीकरण और विस्तार के साथ विकसित होती है और संगठन के उच्च स्तर की ओर बढ़ती है। बंद व्यवस्थाएं अव्यवस्था, असंगठन और आत्मविश्वास की ओर बढ़ती है, जो सकारात्मक एंट्रोपी है। व्यवस्था से जुड़ी अन्य अवधारणाएं देखो, सहचर्य यानी पूर्णता, गेस्टॉल, साइबरनेटिक्स, फीडबैक प्रणाली एंड अब ये सब नाम है। व्यवस्था के से जुड़ी अन्य अवधारणाएं क्या क्या हैं? एंट्रोपी यानी व्यवस्था के विखंडित होने की प्रवृत्ति, सम अंतिमता यानी समान परिणाम, समव्यक्तिकता यानी समान गुण, एक व्यवस्था के रूप में संगठन, तकनीकी उपव्यवस्था, समर्थन उपव्यवस्था, रखरखाव उपव्यवस्था, अनुकूल उपव्यवस्था, मनोवैज्ञानिक उपव्यवस्था, संरचनात्मक उपव्यवस्था, प्रबंध उपव्यवस्था। व्यवस्था उपागम के विकास में मुख्य योगदान निम्न है। एक जीव वैज्ञानिक लुडविग ने सामान्य व्यवस्था सिद्धांत का विकास किया। MP फॉलेट ने लेखन में संगठन व्यवस्था के उपागम को अपनाया। उन्होंने संगठन को एक सामाजिक व्यवस्था कहा। रॉबर्ट विनर ने साइबरनेटिक्स के क्षेत्र में अग्रणी थे। उन्होंने आगत, प्रक्रिया, निर्गत, फीडबैक एवं परिवेश वाली एक व्यवस्था के रूप में संगठन को एक स्पष्ट मार्गदर्शन दिया। व्यवस्था उपागम के संगठनिक सिद्धांत और विश्लेषण के मुख्य योगदान करने वाले हर्बर्ट साइमन हैं। इनकी रचना ऑर्गेनाइजेशन का इस क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। फिलिप सेल्जनिक ने सरकारी एवं अन्य विशाल जटिल संगठनों के अध्ययन में व्यवस्था उपागम का अनुसरण किया। टी टेविस्टॉक इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन रिलेशंस में व्यवस्था उपागम का प्रयोग कर संगठनों पर काफी मात्रा में साहित्य सृजन किया। व्यवस्था उपागम ने सांगठनिक परिघटना को इसकी पूर्णता में और एकीकृत रूप में
ख्याति और वर्णित किया। निर्णय निर्माण उपागम। टेरी ने निर्णय निर्माण को दो या अधिक संभाव्य विकल्पों में से एक व्यवहार विकल्प को चुनने के रूप में परिभाषित करते हैं। निर्णय निर्माण का अर्थ अत्यधिक विकल्पों में से एक विकल्प का चुनाव है। व्यवस्था का निर्णय निर्माण के माध्यम से अध्ययन करते हैं। निर्णयकारिता सिद्धांत लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उपलब्ध विकल्पों में से सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन करते हैं। नीति एक दिशा निर्देश है, जबकि निर्णय एक कार्य है। निर्णय निर्माण दृष्टिकोण डिसीजन मेकिंग अप्रोच का सबसे पहला प्रयोग चेस्टर बर्नार्ड द्वारा किया गया था। ये व्यवहारवादी एवं आधुनिक उपागम से संबंधित है। परंपरागत विचारक निर्णय निर्माण सिद्धांत को नहीं मानते हैं। हेनरी फ्योल उर्विक निर्णय निर्माण सिद्धांत को विशिष्ट मंडल तथा सत्ता से संबंधित मानते हैं। तो सबसे पहले तो ये देख लो, चेस्टर बर्नार्ड ने सबसे पहले प्रयोग किया था किसका, डिसीजन मेकिंग अप्रोच का। और परंपरागत विचारक निर्णय निर्माण सिद्धांत, परंपरागत विचारक में कौन कौन से, हेनरी फ्योल उर्विक है, जिन्होंने निर्णय निर्माण सिद्धांत को शिष्टमंडल, डेलीगेशंस एंड अथॉरिटी से संबंधित माना है। जबकि टेलर ने कहा है कि केवल वैज्ञानिक प्रबंध ही निर्णय निर्माण का आदर्श आधार है। साइमन के अनुसार निर्णय का अभिप्राय तथ्यों एवं मूल्यों से है। निर्णय तथ्यों एवं मूल्यों की मिश्रित अभिव्यक्ति है। निर्णयों में विकल्प का चुनाव किया जाता है। ऐसे विकल्प चुने जाते हैं जो अधिकतम सकारात्मक एवं अधिकतम नकारात्मक होता। फ्रेंड्स, अगर आपको ये समझने में मुश्किल हो रही तो इससे रिलेटेड मैंने एमसीक्यू भी करा रखी है अपने चैनल पे, आप उसे जाके देख लेना। तो आप, और फिर आप प्रीवियस ईयर के जिस भी एग्जाम में आप दे रहे हो तो उसके प्रीवियस ईयर में देखना किस टाइप के पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से क्वेश्चन आते हैं। और मैंने ऑलरेडी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के एमसीक्यू की 2 पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, वो आप देख लेना। तो आप को 2 बार ये वीडियो सुन लेना और वो एमसीक्यू कर लेना, तो आपकी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छी है। क्योंकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन हाँ, अगर हम अच्छे से पढ़ते नहीं हैं तो फिर वो हमें टफ लगता है। यह साइमन के अनुसार संगठन के सभी असर पर निर्णय लिए जाते हैं। साइमन के अनुसार संगठन के निर्णय सबसे महत्वपूर्ण गतिविधि है, जिसे फ्योल ने POCCC के द्वारा और लूथर गुडविल ने पोस्टकॉर्प के द्वारा वर्णित किया है। ये भी क्वेश्चन कितनी बार आए हैं। साइमन ने परंपरागत सिद्धांत को कहावत कहा है। निर्णय निर्माण अनुभविक उपागम से संबंधित है। निर्णय निर्माण नीति निर्माण में काफी निकटता से जुड़ा हुआ है, मगर ये एक नहीं है। निर्णय निर्माण और नीति निर्माण काफी रूप से जुड़ा, लेकिन एक नहीं है। निर्णय निर्माण की प्रक्रिया का पहला व्यापक विश्लेषण चेस्टर बर्नार्ड ने किया था। निर्णय निर्माण का सबसे पहला व्यापक वो किया चेस्टर बर्नार्ड ने किया था, ठीक है। हर्बर्ट साइमन सबसे महत्वपूर्ण निर्णय विचारक है। इन्होंने निर्णय निर्माण की परिभाषा, कार्यवाहियों और वैकल्पिक रास्ते। अब देखो ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा ना कि इनमें से कौन कौन से थिंकर निर्णय निर्माण से संबंधित है, ठीक है। तो देखो ये इसके आलोचक थे ना, यह देखो हमने अभी पढ़ा था ना, निर्णय परंपरागत निर्णय निर्माण सिद्धांत को नहीं मानते। तो अगर इनका ऑप्शन, ये ऑप्शन में आ जाएंगे तो मेरे हेनरी फ्योल उर्विक, ठीक है। अब हर्बर्ट साइमन, तो निर्णय निर्माण में पूरे संगठन में ही व्याप्त होता है, यानी संगठन के सभी स्तरों पर निर्णय लिए जाते हैं। उन्होंने प्रशासन और निर्णय निर्माण के बीच समानताएं बताई, क्योंकि प्रशासन का हर पहलू निर्णय निर्माण के इर्द गिर्द घूमता है। साइमन के अनुसार प्रशासन की अवधारणा के 2 मूलभूत तत्व हैं। क्लासिकीय चिंतकों के सिद्धांत उपागम के विकल्प के रूप में निर्णय निर्माण उपागम पर जोर, प्रशासन के अध्ययन में आदर्शवादी उपागम के विपरीत अनुभविक उपागम की वकालत। हर निर्णय 2 आधारों पर निर्भर होता है, तथ्यात्मक आधार एवं मूल्य आधारित। अंतिम लक्ष्यों के चुनाव मूल्य आधार है, लक्ष्यों को लागू करना तथ्यात्मक निर्णय है। हर्बर्ट ए साइमन के अनुसार निर्णय निर्माण के 3 प्रमुख चरण हैं: असूचना गतिविधि, डिजाइन गतिविधि, चुनाव गतिविधि। तो देखो निर्णय लेने के अवसर की खोज, कार्यवाही के संभव रास्ते का आविष्कार, विकास और विश्लेषण होता है। चुनाव गतिविधि, दिए गए विकल्पों में से एक चुनना। सामान्य सूचना गतिविधि डिजाइन से पहले और डिजाइन गतिविधि चुनाव से पहले होती है, लेकिन चरणों के क्रम में इस क्रम में से कहीं जटिल होता है।
अब वर्गीकरण, तो नियोजित अनियोजित निर्णय साइमन ने दिया था, समजातीय और अद्वितीय निर्णय पीटर ड्रकर ने दिया था। यही सीधे क्वेश्चन आ जाएगा। संगठित संगठनिक और व्यक्तिक निर्णय चेस्टर बर्नार्ड ने दिया था। देखो, नियोजित अनियोजित साइमन, समजातीय अद्वितीय निर्णय पीटर ड्रकर, और संगठनिक और व्यक्तिगत निर्णय चेस्टर बर्नार्ड। अब मॉडल है तो साइमन का परिसीमित तार्किक मॉडल है, लिंडब्लूम का वृद्धिशील मॉडल है, एत्जिओनी का मिश्रित मॉडल है, ड्रॉन का ऑप्टिमल मॉडल है। ये सारा लर्न करने वाला ही है, आप इसको 2-3 बार लिख ले रहे या तो अपने किसी नोटबुक में लिख लेना। साइमन का परिसीमित तार्किकता मॉडल, तो तार्किक निर्णय निर्माण के उनके मॉडल को व्यवहारीय विकल्प मॉडल भी कहा जाता है। तार्किकता को मूल्य के अर्थ में श्रेयस्कर व्यवहार विकल्प के चुनाव के रूप में देखा जाता है, जहां व्यवहार के परिणाम का मूल्यांकन हो जाता है। प्रशासनिक व्यवहार में संपूर्ण तार्किकता असंभव है, इसलिए निर्णय को सर्वाधिक विस्तृत करना भी संभव नहीं। किसी संगठन में विन्यास में व्यवहार और परिसीमित तार्किकता से पहचाना जाए तो संतोषप्रद सक्षम निर्णय की ओर ले जाती है, न कि विशालतम बनाने वाले निर्णय की ओर। आगे संतोषप्रद सक्षम निर्णय निर्माण एक विकल्प चुनता है जो संतोषजनक और पर्याप्त रूप से अच्छा है। सीमाओं को ध्यान में रखते हुए साइमन ने आर्थिक मनुष्य के विरुद्ध प्रशासनिक मनुष्य का मॉडल प्रस्तावित किया। प्रशासनिक मनुष्य विकल्पों के चुनाव में संतुष्ट होकर जो दुनिया देखता है वह असली दुनिया का सरलीकृत प्रतिरूप है। वही सभी विकल्प सुनिश्चित किए बिना चुनाव कर सकता है। तुलनात्मक रूप से सरल अनुभव सिद्ध नियम से निर्णय लेता है। वृद्धिशील मॉडल, चार्ल्स ई लिंडब्लूम ने अपने लेख द साइंस ऑफ मॉडलिंग थ्रू में निर्णय निर्माण के वृद्धिशील मॉडल की वकालत की। किसने? लिंडब्लूम ने किस बुक में? द साइंस ऑफ मॉडलिंग थ्रू में वृद्धिशील मॉडल की वकालत की। वृद्धिशील मॉडल को शाखा तकनीक या क्रमिक सीमित तुलनाओं का मॉडल या चरणबद्ध निर्णय निर्माण भी कहते हैं। अब इंतजाई एत्जिओनी की रचना अ थर्ड अप्रोच टू डिसीजन मेकिंग, ये बुक कई बार आई हुई है। अ थर्ड अप्रोच टू डिसीजन मेकिंग, अमित एत्जिओनी की बुक है अ थर्ड अप्रोच टू डिसीजन मेकिंग। एल्चनेक और ड्रॉ की रचना पब्लिक पॉलिसी मेकिंग री एग्जामिन्ड, ये भी बुक लिख लो। फिर है ये वाला पारिस्थितिक उपागम, तो परिवेशी उपागम प्रशासनिक व्यवस्था और इसके परिवेश के पीछे उस जिसमें राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक उपागम आयाम शामिल है। लेन देन की गति का अध्ययन है। प्रशासनिक व्यवस्था समाज की उप व्यवस्थाओं में से एक है और अन्य उप व्यवस्था को प्रभावित होती है तथा उन्हें प्रभावित करती है। लोक प्रशासन के अध्ययन में परिवेश उपागम की शुरुआत J.M. गॉस ने की थी। रॉबर्ट ए डेहल 1947 में, रास्को मार्टिन और W. रिक्स ने 61 में की थी। किसके? इस उपागम, परिस्थिति के उपागम से। तो परिस्थिति के उपागम से ये सब संबंधित है। अब रिक्स के बारे में तो एक क्वेश्चन आता ही आता है। रिक्स तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंकर्स हैं। तो देखो, रिक्स उपागम के सबसे बड़े व्याख्याकार हैं, जो ये हैं इसके परिस्थिति के उपागम के सबसे व्याख्याकार है। रिक्स ने अपनी बुक द इकोलॉजी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में लोक प्रशासन और उसके बाह्य परिवेश के बीच संबंध की जांच की। रिक्स ने संरचनात्मक कार्य संबंधी उपागम अपनाया एवं लोक प्रशासन के क्षेत्र में इस उपागम को अपनाने का सुझाव सबसे पहले 1955 में ड्वाइट वाल्डो ने दिया था। संरचनात्मक कार्य संबंधी उपागम के अनुसार हर समाज की विशिष्ट संरचना होती है जो विशिष्ट कामों को करती है। संलयित प्रिज्मीय विवर्तित मॉडल, रिक्स ने लोक प्रशासन के परिवेश की व्याख्या के लिए कई आदर्श मॉडल बनाए हैं। 1956 में कृषि उद्योग वर्गीकरण विकसित किया। उन्होंने एक संक्रमणीय माध्यमिक मॉडल का प्रतिपादन किया जिसमें कृषक और औद्योगिक दोनों का ही चरित्र है। रिक्स ने एक संलयित प्रिज्मीय विवर्तिक मॉडल को विकसित किया।
पारंपरिक कृषि आधारित समाज के निकट संलयित और आधुनिक औद्योगिक समाज के निकट परिवर्तित समाज, इन दोनों के मध्य प्रिज्मीय मॉडल। अब ये देखो क्या है समाज की विशेषता, संलयित, प्रिज्मीय और विवर्तिक। तो आरोप, प्राप्ति, उपलब्धि, ये देखो ये अंडर डेवलप है, ये डेवलपिंग है, ये डेवलप्ड कंट्री है। अब ये प्रिज्मीय साला मॉडल, ये लिख लो नहीं समाज की क्या विशेषता, अंडर डेवलप का है, आरोपिक है, विशिष्टतावाद है, कार्यात्मक विसरण है। इसमें प्रिज्म में जैसे देखो इससे लाइट जाएगी, इससे थोड़ी सी छन के फिर इधर आएगी, ये विवर्तिक हो गई। तो इसमें चयनात्मक हो गया, ये सार्वभौमिक हो गया, ये बहुकार्यात्मक है, ये कार्यात्मक विशिष्ट है, ये कार्य विसरण है। अब है ये प्रिज्मीय साला। अब सीधे क्वेश्चन अगर आप टीजीटी पीजी या नॉर्मल पीजीटी का भी दे रहे हो एग्जाम, तो उसमें सीधे क्वेश्चन पूछा है प्रिज्मी साला मॉडल किसने दिया है, ज़्यादा कुछ अंदर से नहीं पूछेगा, बस ये पूछ लेगा साला मॉडल किसने दिया है। तो रिक्स के प्रमुख मुख्य रूप से प्रिज्मीय समाज की प्रशासनिक व्यवस्था और उसके परिवेश के बीच संबंधों का अध्ययन किया, इसलिए उन्होंने प्रिज्मीय साला मॉडल का निर्माण किया। प्रिज्मीय समाज का प्रतिनिधित्व है साला उस प्रिज्मीय समाज की प्रशासनिक उप व्यवस्था या नौकरशाही का प्रतिनिधित्व है। अब प्रिज्मीय साला मॉडल की 3 विशेषता है। पहला विषम जातीय, दूसरा है औपचारिकता, तीसरा है परस्पर व्याप्ति। तो ये हो गया, देखो इसमें है प्रिज्मीय समाज में अलग अलग किस्म की व्यवस्थाएं, प्रथाएं, उपागम एक ही समय साथ साथ अस्तित्व में रहते हैं। साला संलयित समाज के चैम्बर ऑफ विवर्तिक समाज के ब्यूरो के तत्वों को जोड़ता है। आगे है औपचारिकता सिद्धांत और व्यवहार के बीच अंतर को बताता है। परस्पर और व्याप्त, वह स्तर जहां एक विवर्तिक समाज की औपचारिक रूप से वर्गीकृत संरचनाएं एक संलयित समाज की अवर्गीकृत संरचनाओं के साथ सह अस्तित्व में रहती है। इसके 5 अलग अलग पहलू हैं: भाई भतीजावाद, बहुमानकीयता, बहुसांप्रदायिकता, बाजार कैंटीन मॉडल, प्राधिकार बनाम नियंत्रण। ये क्या है, परस्पर व्याप्त। अब ये साला की विशेषता, ये जो नौकरशाही, तो देखो पहला तो भाई भतीजावाद होता है, तो भर्ती में साला का चरित्र भाई भतीजावाद होता है। बहुमानकीय, आधुनिक और पारंपरिक मानकों का सह अस्तित्व होता है। फिर बहुसांप्रदायिकता होता है, एक दूसरे के साथ शत्रुता संबंध रखते हुए विभिन्न जातीय और धार्मिक समूहों का एक साथ अस्तित्व में रहना। रिक्स इन्हें इलेक्ट्स, ये वाला याद रखें, इलेक्ट्स कहते हैं। किसको इलेक्ट्स कहते हैं, तो ये धार्मिक समूह का एक साथ अस्तित्व में रहता है, इन्हें ये इलेक्ट्स कहते हैं। यही वर्ड ही आ जाएगा कि किसके विषय में इन्होंने बोला था, यानी क्लब और सेक्ट। बाजार कैंटीन मॉडल किसने दिया, सीधे यही क्वेश्चन आ जाता है। तो प्रिज्मीय समाज की आर्थिक उप व्यवस्था को रिक्स बाजार कैंटीन मॉडल कहते हैं। किसको बोलते हैं, प्रिज्मीय समाज की आर्थिक उप व्यवस्था को बाजार कैंटीन मॉडल बोलते हैं। मूल्य अनिर्धारणिकता पैदा होती है। प्राधिकार और मानव बनाम नियंत्रण, तो प्राधिकार संरचना बेहद केंद्रीकृत और संकेंद्रीकृत होती है, जबकि नियंत्रण संरचना स्थानीयकृत और विपरीत होता है। एक असंतुलित राजनीतिक होती है। रिक्स ने अपनी पुस्तक प्रिज्मीय समाज पुनरावलोकन 1975 में एक आयामी उपागम का स्थान द्विआयामी उपागम को दिया। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये तो रिक्स वाला तो आप 2 से 3 बार सुन लेना और ये याद रखना। ये देखो संलयित, प्रिज्मीय और विवर्तिक। संलयित हो गया अंडर डेवलप, ये है डेवलपिंग, और ये हो गया डेवलप्ड। ठीक है, अल्प विकसित, विकासशील, और ये विकसित देश। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको किसी वजह से ये चैनल आपके प्रिपरेशन में थोड़ी भी हेल्प कर रहा है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड में शेयर कीजिए। तो टिल देन बाय बाय, सी यू नेक्स्ट वीडियो।